स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। आज देखेंगे हम अभ्यास प्रश्न नंबर 7। तो यूपीएसआई का जिनकी भी परीक्षा है दोस्तों, तो 14-15 मार्च 2026 को होनी है। तो इसके ज़्यादा दिन नहीं है, जो भी समय है वो रिवीजन का ही समय है। आशा करता हूँ आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7। पहला प्रश्न आज हमारा, रमा ने लता को अपनी कलम दे दी है। ये हमारा एक वाक्य है। इस वाक्य में को किस कारक चिन्ह है, यानी ये को जो है किस कारक का चिन्ह है। मैं बताना है कि कर्ता कारक का है, कर्म कारक का है, करण कारक का है, संप्रदान कारक का है। तो देखिए हम जानते हैं कर्ता के साथ जो कारक चिन्ह आता है वो न आता है, कर्ता न, और कर्म के साथ को आता है। तो यहीं से हमें मिल गया कर्ता ने कर्म को, तो जो को है ये कर्म कारक चिन्ह है। अगला प्रश्न देखते हैं, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर जो उर है, उर इसका अर्थ होता है हृदय। तो यहाँ हमें बताना है श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है या मानवीकरण अलंकार है। तो देखिए सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। किस तरह से हमें पता चला। तो देखिए जहां भी आपको मिले कि प्रकृति या निर्जीव, प्रकृति में निर्जीव जो है ये वस्तुएं वह काम कर रही हैं जो काम मानव का है। यानी प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय चेष्टाओं, मानवीय चेष्टाओं का प्रभाव दिखे। इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह काम जो मानव के द्वारा किए जाते हैं वह काम प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं के द्वारा कराए गए हों जिस वाक्य में, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता। अब यहाँ पर देखिए गाने का और नाचने का काम किसका, मानव का। और यहाँ पर दिखाया किसके द्वारा जा रहा, लहरों के द्वारा, कि सागर के ओर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। इस कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अगला प्रश्न, मातृत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। देखिए मातृत्व, ये शब्द बना है माता से, माता। तो जो माता शब्द है ये शब्द होता है जातिवाचक, जातिवाचक से। तो यहाँ पर जातिवाचक से ये जो शब्द बना ये बना भाववाचक में, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे जातिवाचक शब्द है मानव, इससे अगर बने मानवता, तो ये है जातिवाचक और ये हो जाएगा भाववाचक। तो भाववाचक जो संज्ञा होती है 5 प्रकार से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या उपमा अलंकार। तो यहाँ पर देखिए ता 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 ता, तो जो ता वर्ड की आवृत्ति हो रही है, ता वर्ड की आवृत्ति हो रही है, और जहां पर वर्णों की आवृत्ति आपको दिखे आंखें मीच के अनुप्रास अलंकार मारना है वहां पे। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा तरनी तनुजा तमाल तरोवर बहु छाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। का, गा, घा या जा। ये मैं आपको पिछले टेस्ट में बता चुका हूँ, अघोष, घोष और अल्पप्राण महाप्राण। तो घोष का अर्थ होता है यहाँ पर कंपन, और तो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय कंपन हो वो घोष या सघोष होते हैं, और जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। और अघोष की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, और इसमें तीनों सा आते हैं। तो हम ऐसा कह देते हैं 12 सा, यानी सा का मतलब यहाँ पर शा, सा, और ये तीनों सा आते हैं, मूर्धा सा, दंत्य सा और तालुसा। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग का मतलब यहाँ पर यह है, जैसे का वर्ग है तो का वर्ग का क और ख आ जाएगा। इसके बाद चा वर्ग का च और छ। ट, देखिए कचट तप, ये हमारे जो इनको बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, और इनको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन इसलिए बोलते हैं कि इनके प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है इसके अनुसार उनका पूरे वर्ग का नाम रख दिया। इसका का वर्ग, तो का वर्ग में का खा गा घा आ जाएगा, चा वर्ग में चा छा जा झा गा, टा वर्ग में ट ठ ड ढ आ जाएगा। सही है।
और तय वर्ग में तय थे दे ध आ जाएगा, प वर्ग में पै फै बै भै। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहले वर्ग पर ही उसका नाम रख दिया गया है वर्ग का। इस कारण भी आता है और इस कारण भी आता है कि इस प्रकार भी पांच होते हैं और इस प्रकार भी पांच होते हैं। तो जब इस तरह से लिखे जाते हैं तो एक इस तरह से वर्ग बनता हुआ दिखाई देता है। तो इसको दो आधार पर वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो अब हमें पता चला कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आना चाहिए। तो गा जो है तीसरा है, का हमारा पहला, तो यही हमारा आंसर हो गया। घा भी हो जाएगा, का खा गा घा चा चौथा हो जाएगा। तो च छ जय जय जो है वो तीसरा हो जाएगा। और आना कौन सा चाहिए था, पहला और दूसरा घोष में। फिर घोष या सघोष में कौन से हो जाएंगे, घोष या सघोष। तो घोष या सघोष में कौन से हो जाएंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा हो जाएंगे इस प्रकार से। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, कारक, धातु या इनमें से कोई नहीं। जो क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु कहलाता है। धातु कहते हैं क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, जन्म लेती है। तो क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, जैसे पढ़, लिख, ये क्या धातु है, खा, पी, सही है। तो इससे बन जाएगा पढ़ना, पढ़ता, इस प्रकार से पढ़ना बन जाएगा, पढ़ता बन जाएगा, लिखना, लिखता बन जाएगा। ये क्या धातु है, ये क्या क्रिया है। क्रिया होती क्या है, तो क्रिया जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है, क्रिया कहते हैं। वो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु अर्थात क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, जैसे पढ़, लिख, खा, पी। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है, कर्ता कारक, अपदान कारक, करण कारक, अधिकार कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से, अब करण से संप्रदान के लिए अपदान से, तो अपदान से। अब दो में से आ रहा, अब जिस चीज में आपको साधन लगे, जैसे मैंने सेब चाकू से काटा, तो चाकू क्या है, एक साधन है, साधन। तो जिसमें ए लगाओ यानी दूर जाने का भाव हो, ए लगाओ, तो वहां पर अपदान होगा। तो यहाँ पर वृक्ष से पत्ते दूर जा रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो अपदान कारक आ जाएगा, ना कि करण कारक। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, छत से बिल्ली कूदती है, पहाड़ों से नदियां निकलती हैं। तो वहां का एक चीज से दूसरी चीज दूर जा रही है, जब दूर जाने का भाव हो तो वहां पर अपदान कारक होता है। अनुस्वार और विसर्ग आते हैं स्वर में, व्यंजन में, अयोगवा में, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं अयोगवा में आते हैं। विरेणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, जहां कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है। जब किसी क्रिया से पहले दूसरी क्रिया आती है, इनमें से कोई नहीं। तो विरेणार्थक क्रिया वहां पर होती है जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य कराए, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जहां कर्ता कार्य को स्वयं न करके दूसरे से करवाता है। अब यहाँ पर हम बात करें प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता कार्य स्वयं न करके मतलब दूसरे से ही दोनों में कराएगा, लेकिन इसमें जो कार्य कराएगा सामने वाले से कराएगा, सामने वाले से कार्य कराएगा। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आया और घर में घुसते ही बोला माँ आज खाने में चावल बनाना, चावल बनाना किससे कह रहा, माँ से, मतलब सामने वाले से ही कहेगा इसमें। तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वहां पर होती है जहां पर सामने वाले से कहकर किसी अन्य से काम कराया जाए। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आया बोलेगा माँ आज दीदी से खाने में चावल बनवाना। तो जब सामने वाले से कहकर किसी तीसरे से काम करवाए, वहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जहां सामने वाले से ही काम कराया जाए। यहाँ पर कार्य कर्ता जो है स्वयं कार्य नहीं करेगा, या तो सामने वाले से कराएगा, सामने वाले से कहकर किसी अन्य से कराएगा। तो जब सामने वाले से कराए तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और किसी अन्य से कराए तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कांतार। अरण्य होता है जंगल का पर्यायवाची, जंगल या वन। तो यहाँ पर देखिए कांतार ये भी जंगल का, विपिन भी जंगल को कहते हैं, सुरभोग नहीं है, कानन भी जंगल को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरभोग। सुरभोग जो है यह है अमृत का, अमृत,
सुधा, पीयूष इसको बोलते हैं, सही है। तो सुरभोग किसका है, अमृत का हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तीन चार पाँच छः, तीन चार पाँच सात। तो विशेषण के सामान्यतः अगर भेद पूछे तो उसके भेद होते हैं चार। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इसके बाद परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। ये जो बना सार्वनामिक, ये बना सर्वनाम में एक प्रत्यय लगाकर। जैसे समाज में एक प्रत्यय, तो सामाजिक पहला जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है, इस प्रकार से ही सर्वनाम में जब एक प्रत्यय लगाया तो ये यहाँ पर दीर्घ हो गया, सार्वनामिक। वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, वाचक। तो वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। तो विशेषण कितने प्रकार के हो गए, चार प्रकार के हो गए। विशेषण होता क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और जिनकी विशेषता बताई जाती है यानी संज्ञा सर्वनाम, उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। तो जो विशेषता बताता है उसे विशेषण, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, दो तीन चार पांच। तो देखिए हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो है पांच। कौन कौन सी हैं, तो हिंदी की पांच उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये उपभाषाओं के अंतर्गत बोली है। तो पूछ भी लेता है, जैसे मारवाड़ी किसके अंतर्गत आती है, राजस्थानी के, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा सभी। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है, और अवधी भाषा कल ही मैंने कल के टेस्ट में बताई थी कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अच्छा, कल मैंने आपको जो रामचरितमानस बताई थी कि उस वह किसके द्वारा लिखी गई है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैंने उसको बताया था कि उसे उत्तर भारत की बाइबिल भी कहा जाता है, और उसे उत्तर भारत की बाइबिल कहा जाता है। ठीक, किसके द्वारा लिखी गई रामचरितमानस, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर शब्द है आविर्भाव। तो आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द है अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव या तिरोभाव। तो आविर्भाव शब्द का विलोम यहाँ पर है तिरोभाव। बच्चा दूध पीता है, इस वाक्य में पीता क्रिया किस प्रकार की है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक या सहायक क्रिया। किस तरह से हमें पता निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है। पहले दूसरे टेस्ट में शायद मैंने आपको कराया था। अब इसमें कर्ता क्या है, बच्चा। बीच में हमें गोल घेरा छोड़ देना, उसके बाद क्रिया लिखनी है, तो यहाँ पर आएगी पीता है, ये क्रिया हो गई। इसमें हमें प्रश्नवाचक क्या लगाना है। अगर क्या से सही आंसर बैठता है तो हमारी सकर्मक क्रिया होगी। बच्चा क्या पीता है, तो क्या पीता है, दूध। तो हमें यहाँ पर शब्द मिल गया, दूध पीता है, तो सकर्मक क्रिया आती है। अगर यहाँ पर क्या से आंसर नहीं मिलता, अगर कौन से आंसर मिलता है, तो कौन का प्रभाव जाता है कर्ता पर। और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े तो वहां पर अकर्मक क्रिया। और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर ही पड़े तो वहां पर सकर्मक क्रिया। अब जैसे कौन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पक्षी कर्ता की जगह लिख दिया और उड़ते हैं क्रिया की जगह। फिर हम पूछेंगे क्या उड़ते हैं, तो क्या से उड़ते हैं क्वेश्चन से जवाब नहीं मिलेगा। कौन उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी पर जा रहा, और पक्षी का है कर्ता, तो कर्ता पर प्रभाव जा रहा, तो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। जब कर्म पर प्रभाव जाए, जैसे बच्चा क्या पीता, दूध, तो दूध क्या है, हमारा कर्म है यहाँ पर, वो कर्ता क्या हो गया, बच्चा हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है। विधा, विधा का मतलब होता है शैली या ढंग। तो कौन सा ढंग या कौन सी शैली इन्होंने अपनाई थी, कविता में लिखते थे, यात्रा वृत्त, संस्मरण, निबंध। ये यात्रा करते रहते थे और इस कारण इन्होंने यात्रा वृत्तांत ज्यादा लिखे हैं। तो राहुल सांकृत्यायन
एक तो इनकी स्पेलिंग देखना, सांकृत्यायन बहुत ही बार पूछी जाती है। क्या दे देता? सांस्कृत्यायन दे देता, इस प्रकार से दे देता, सांस्कृत्यायन। तो सब करते यार संस्कृत से बना होगा सांस्कृत्यायन, जिस कारण ये गलत है। सही क्या? सांकृत्यायन। ये पूछता है, सही है, इसकी स्पेलिंग पूछता है, वर्तनी में आएगा। तो ये यात्रा व्रत पर लिखते थे। निम्न में से भाववाच्य बताइए। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाए। तो भाववाच्य जिस वाक्य में क्रिया पर प्रभाव पड़ा है, तो अब चला जाए इसमें क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाववाच्य, ये है बी हमारा सही हो जाएगा। वर्तनी के आधार पर शुद्ध रूप लिखिए। तुम बड़े बुरे व्यक्ति हो। चलो इसे छोड़ो, दूसरा देखते हैं। तुम बड़े बुरे, तो बुरे में छोटे की मात्रा आनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो, ये भी सही लग रहा है, इसे भी छोड़ो। तुम बड़े बुरे व्यक्ति, तो व्यक्ति पर छोटी की मात्रा आती है, यहाँ पर बड़ी की है, ये भी। अब यहाँ पर देखिए, तुम बड़े बुरे हो, तुम बहुत बुरे, तो बड़े बुरे नहीं बहुत बुरे होना चाहिए, सही है। तो वर्तनी के आधार पर वहाँ शुद्ध रूप कौन सा? ऑप्शन सी, तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो 22 फरवरी 2026 की। आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। हमारी परीक्षा के ज़्यादा दिन नहीं है, 14-15 मार्च, ज़्यादा दिन नहीं है, तो ये रिवीजन का समय, अच्छे से रिवीजन आप करते रहें। तो जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक।